गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो सो फार इस चैप्टर में बच्चों हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, इनके बारे में बात की। ठीक है बच्चों, ये इन जो भी हमने ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड या बायोंट फोर्स की बात की, इनमें कहीं भी हमने ये बात नहीं की कि लिक्विड हमारा मोशन में है। लिक्विड हमारा हमेशा रेस्ट कंडीशन में था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि लिक्विड हमारा मोशन में है। लिक्विड हमारा मोशन में है, तो ये जो पार्ट ऑफ स्टडी होगा वो हो जाएगा हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स का। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड इन मोशन। बच्चों, फ्लूइड अगर मूव करता है तो देखो क्या होता है। आपने भी बहुत सी बार घर पे पाइप वगैरह से लोन में पानी वगैरह दिया होगा, तो वहां पे पाइप में से पानी बाहर निकल के आता है और उसके मोशन को ऑब्जर्व किया होगा बच्चों। हाँ या ना? किया है? क्या एक्सपीरियंस किया आपने उसके मोशन के बारे में? कोई एक्सपीरियंस? चलिए, एक पहला एक्सपीरियंस तो ये क्या होगा कि मान लीजिए जो पाइप का माउथ होता है, पाइप का मुंह हो गया, उसको आप थोड़ा सा प्रेस कर दोगे तो जो वेलोसिटी होती है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है। हैव यू सीन इट? यस सर। यस, वेलोसिटी लिक्विड की बढ़ जाती है। पहले जब आपने उसको नॉर्मली होल्ड किए होता था बिना प्रेस किए, तो वेलोसिटी कम होती थी, और वो कोई वेलोसिटी कम हो तो लेस डिस्टेंस, या बेसिकली हम बात करें रेंज, तो उसके लिए रेंज कम होती थी। अब आपने क्या किया, उसको प्रेस कर दिया। प्रेस कर दिया तो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी रेंज इंक्रीज हो जाती है बच्चों। तो एक ये चीज एक्सपीरियंस की होती है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो फ्लो होता है वो स्मूथ और रफनेस। बच्चों, जब हम एरिया को प्रेस नहीं करते हैं तो उस टाइम जो फ्लो होता है, और एक टाइम जब हम उसको प्रेस कर देते हैं उस टाइम जो उसका फ्लो होता है, तो जो स्मूथनेस है फ्लो की, क्या उनमें भी कोई ना कोई चेंज आता है? ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की। चलिए ठीक है बच्चों, तो इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है, चलिए। जब लिक्विड बच्चों स्लो स्पीड पे फ्लो होता है, व्हेन लिक्विड फ्लोज एट स्लो स्पीड, स्लो स्पीड मतलब एरिया ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो लिक्विड जब स्लो स्पीड पे फ्लो होता है तो क्या होगा, देखो मान लीजिए कोई लिक्विड का पार्टिकल है, कोई लिक्विड का पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है इस पाथ के अलोंग स्लो स्पीड में। एट स्लो स्पीड क्या होता है बच्चों, स्लो स्पीड में जब कोई पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक ट्रेवल करता है तो वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो जाएगा यहाँ पे। बट जब उसका प्रिसीडिंग पार्टिकल, कोई लिक्विड का पार्टिकल है, उसके पीछे पीछे कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा होगा पाइप के अंदर, यस और नो? यस सर। यस सर। सर। यस। तो उसका जो प्रिसीडिंग पार्टिकल आ रहा होगा बच्चों, प्रिसीडिंग पार्टिकल भी सेम पाथ फॉलो करेगा, उसका प्रिसीडिंग पार्टिकल भी सेम पाथ फॉलो करेगा। और उस पार्टिकल की पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगी, उस पार्टिकल की पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो पार्टिकल वन की रही होगी। पार्टिकल वन की पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी रही होगी वही पार्टिकल टू की भी पॉइंट ए पे रहेगी। सिमिलरली पॉइंट बी पे पार्टिकल वन की जो वेलोसिटी रहेगी वही पार्टिकल टू की पॉइंट बी पे वेलोसिटी रहेगी। अब जरूरी नहीं पॉइंट ए और बी पे पार्टिकल की सेम वेलोसिटी हो, अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। फिर से सुनिएगा, अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वही उसके प्रीसीडिंग पार्टिकल की भी रहने वाली है। समझ में आई बच्चों बात? यस सर। यस सर। यस। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल वन जब ए से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी वी ए होगी,
पार्टिकल 2 जब पॉइंट ए से जाएगा तब उसकी वेलोसिटी भी va रहेगी। ठीक है, सिमिलरली पार्टिकल 1 जब पॉइंट बी से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी भी vb होगी। 2 जब पॉइंट बी को क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी भी vb रहेगी। और फर्दर प्रोसीडिंग पार्टिकल 3 4 कुछ भी ले, उनकी वेलोसिटी किसी गिवन पॉइंट पे फिक्स ही होने वाली है। और इस टाइप के फ्लो को, जहां पे प्रीसीडिंग पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, इस टाइप के फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन और स्टडी फ्लो। इस टाइप के फ्लो को क्या कहेंगे बच्चों? स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्टडी फ्लो। बच्चों इसको डिफाइन कर देता हूं मैं। व्हेन ए लिक्विड फ्लो such that when a liquid flows such that such that each particle of liquid passing a given point, each particle of liquid, each particle of liquid passing a given point moves, passing a given point moves along the same path, moves along the same path, moves along the same path and has the same velocity and has the same velocity as its preceders had at that point, as its preceders predecessors had at that point. ठीक है बच्चों, तो पार्टिकल जो पाथ, पार्टिकल 1 जो पाथ फॉलो कर रहा है, सेम पार्टिकल उसका कमिंग पार्टिकल भी, प्रीसीडर पार्टिकल भी फॉलो करेगा। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी थी वही पार्टिकल 2 भी उस पॉइंट पे फॉलो करेगा। अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन और स्टडी फ्लो हम कहेंगे बच्चों। ठीक है, पहली बात तो हमने स्ट्रीम लाइन या स्टडी फ्लो को बात की, इसको डिफाइन किया। नेक्स्ट होता है बच्चों, द पाथ फॉलोड बाय ए फ्लूइड पार्टिकल इन अ स्टडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, जो पाथ फॉलो किया है पार्टिकल ने स्ट्रीम लाइन या स्टडी फ्लो में, उस पाथ को हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन। यस बच्चों, है ना? कहेंगे द पाथ फॉलोड बाय, द path followed by a fluid particle, the path followed by the fluid particle in a steady flow, in a steady flow is called, स्टडी फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम स्ट्रीम लाइन पाथ कहेंगे बच्चों, या स्ट्रीम लाइंस कहेंगे। बच्चों जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो किस तरीके से होंगी? देखो, किसी भी लिक्विड के लिए स्ट्रीम लाइंस होंगी कुछ इस तरीके से। बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलली मूव करती हुई, तो ये जो पाथ है बच्चों, ये हो जाएगा एक तरीके का स्ट्रीम लाइन पाथ।
और ये जो फ्लो कहलाएगा वो हो जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है बच्चों, और ये जो पाथ हम दिखा रहे हैं यही हमारी क्या है, स्ट्रीमलाइन है। दीज आर द स्ट्रीम लाइंस। बच्चों स्ट्रीम लाइंस की बात करें तो स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे, स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो पॉइंट या वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो दे देगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रीम लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये एक स्ट्रीम लाइन है। इस स्ट्रीम लाइन पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। बच्चों पॉइंट ए बी और सी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लीजिए दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट बी एंड दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट सी। तो ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट ए बी और सी पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो मुझे दे दिया करेंगी। क्लियर है बात? यस सर। Yes, यस sir. बच्चों, आपने क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सुना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यस के सर। लिए भी हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टडी फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो उस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती थी। यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो के या स्ट्रीम लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट करूंगा तो ये टेंजेंट मुझे क्या दे देगी, ये टेंजेंट मुझे उस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो दे देगी। बच्चों आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। यस और नो? Magnetic Yes, field sir. lines do not cross each other. In the same manner, two streamlines for a given flow, two streamlines do not intersect each other. Yes or no? Yes, sir. Tangent. Yes. The tangent at any point on a streamline, tangent at any point on a streamline the tangent at any point on the streamline gives the direction of flow of fluid, gives the direction of fluid particle at that point. At that point. Further, two streamlines do not intersect each other. बच्चों और कोई प्रॉपर्टी जो आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से कुछ, कि जहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां फील्ड लाइंस लेस क्राउडेड होती है वहां पे फील्ड कम होता है। पढ़ी थी ऐसी कोई प्रॉपर्टी? Yes, यस sir. सर। यस। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है, किसी रीजन में अगर स्ट्रीम लाइंस ज्यादा हैं, किसी रीजन में स्ट्रीम लाइंस ज्यादा हैं, पास पास हैं, तो वहां पे फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा होगी। और किसी पार्ट पे अगर फ्लूइड लाइंस कम है तो वहां पे फ्लूइड वेलोसिटी कम हो जाएगी बच्चों। ओके, जैसे मान लीजिए ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। अगर आप देख रहे होंगे तो A1 की वैल्यू A1 is less than A2, yes or no बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. A1 is यस less than A2। और बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि A1 पे नंबर ऑफ स्टील लाइंस ज्यादा है एज कंपेयर टू A2। A1 पे नंबर ऑफ स्टील लाइंस ज्यादा है एज कंपेयर टू A2। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लूइड वेलोसिटी कहाँ होगी, फ्लूइड वेलोसिटी A1 पे ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. फ्लूइड वेलोसिटी will be maximum at A1। ओके बच्चों, रीजन समझ में आया क्यों? A1 पे अगर आप देखोगे तो
नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस ज्यादा हैं, और जहां पे नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस ज्यादा होती है वहां फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस कम होगी वहां पे फ्लूइड वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए सेम चीज को अब मैं समझूंगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से। किससे? कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बच्चों हमने स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है जी। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो जो हमारा फ्लूइड फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन या स्टडी फ्लो ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या कंसीडर करूंगा मैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि फ्लूइड जो है वो कुछ इस तरीके से पाइप से पास ऑन हो रहा है बच्चों। एक फ्लूइड है जो यहाँ से पास ऑन हो रहा है। यहाँ पे जो एरिया है ये एरिया में ले लेता हूं A1। यहाँ पे एरिया A1 है। एक फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है बच्चों, फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है A1 एरिया से, V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। ठीक है बच्चों, और ये एरिया हो जाएगा A2। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2, और फ्लूइड यहाँ से V2 वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो है वो कौन सा है? द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्टडी, स्टडी और स्ट्रीमलाइन है। बच्चों जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इट इज बेसिकली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी प्रोसेस में जो टोटल मास है सिस्टम का, ये रिमेन्स कंजर्व होता है। यस और नो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने शायद। किसी भी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस में जो सिस्टम का टोटल मास है वो कंजर्व रहता है। यस और नो? Yes, sir. यस। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे कहें कि मान लीजिए यहाँ से m1 मास पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है, यहाँ पे m1 मास पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है, और यहाँ से मान लीजिए m2 मास पर यूनिट टाइम इजेक्ट हो रहा है, तो मास फ्लो रेट, या हम कहें the mass of fluid enters in the tube per unit time will be equal, yes or no? जितना मास पर यूनिट टाइम यहाँ पे एंटर कर रहा है, क्या उतना ही मास पर यूनिट टाइम यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? पर यूनिट जितना मास आया उतना एग्जिट कर दो, टोटल मास कंजर्व हो जाएगा। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए मास के लिए अगर हम बात करें बच्चों, कि मान लीजिए जब लिक्विड यहां से एंटर किया वो रो1 डेंसिटी का था, और यहां से जब लिक्विड एग्जिट किया वो रो2 डेंसिटी का था, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? क्या m1 की वैल्यू v रो1 के बराबर हो जाएगी? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, चलिए वॉल्यूम को भी फर्दर यहाँ पे हम रिफाइन करें तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? A इंटू डेल्टा एक्स। मान लीजिए ये कोई डेल्टा एक्स लेंथ का वो है, तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगी बच्चों। और अगर वॉल्यूम की बात करूं, अगर ये एरिया A1 है, तो V1 विल बी इक्वल्स टू A1 dx के बराबर लिखा जा सकता है बच्चों। Yes, sir. यस। चलिए तो m1 विल बी इक्वल्स टू रो v1 अपॉन टी, और m2 विल बी इक्वल्स टू रो v2 अपॉन टी। तो v1 विल बी इक्वल्स टू
A1 dx और V2 विल बी इक्वल टू A2 dx। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वैल्यू पुट करें, तो रो A1 dx बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों? dx बाई dt क्या? V1 हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट 1, एंड V2 इज द वेलोसिटी एट पॉइंट 2। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, तो dx बाई dt इसके लिए रो A1 V1, और यहाँ पे बात करें तो इट विल बी रो A2 V2। यस और नो बच्चों? yes, यस, ठीक है। चलिए रो 1 और रो 2 लिख देता हूं मैं बेसिकली यहाँ पे। डेंसिटी एट 1, डेंसिटी एट 2। बच्चों अब अगर मान लीजिए जो फ्लूइड है, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्लूइड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, और डेंसिटी चेंज नहीं होगी इसका मतलब रो 1 विल बी इक्वल्स टू रो 2 इक्वल्स टू रो। यस और नो बच्चों? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगी? द कंटिन्यूटी इक्वेशन विल बी रो A1 V1 विल बी इक्वल्स टू रो A2 V2। बच्चों मैं डिफाइन कर दूं कि A1 और A2 एरिया को डिनोट कर रहे हैं, एरिया एट 1 एंड 2। स्मॉल v1 एंड स्मॉल v2 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ट्यूब के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा बच्चों? वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। इन ए कंप्रेसिबल लिक्विड फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब as shown in figure, find the velocity of v। चलिए एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है बच्चों कुछ इस तरीके से। ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया है ए, और ये एरिया है A/4। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ये है 6 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो बच्चों क्या हो जाएगा? A इंटू 6, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? A इंटू 6 will be equals to, for this point area is A/4, velocity is v, so the v will be equals to क्या हो जाएगा बच्चों? 6 into 4, 24 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? yes, sir, यस, चलिए वेरी गुड बच्चों। अब अगर हम बात करें स्ट्रीम लाइंस की, तो स्ट्रीम लाइंस कहाँ पे क्राउडेड होगी? पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे? Point 2. पॉइंट 2 पे स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड होगी। क्यों? क्योंकि एरिया छोटा है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गई है। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो आपने ऊपर v1 इक्वल्स टू a1 dx कैसे लिखा है डेरिवेशन में? देखो वहां पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए। ये जो कैपिटल वी हमने लिखा है ये किसके लिए बात कर रहे थे? वॉल्यूम के लिए। बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ के बराबर होता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई
छोटी सी लेंथ लेता हूं मैं डेल्टा एक्स, तो इसके लिए ये जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, A1 डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो ये जो V1 और V2 है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब यहाँ पे हम V1 की वैल्यू A1 डेल्टा एक्स बाई टी रखेंगे तो इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी V1 आ जाएगी और इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी V2 आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस V1 में और इस V1 में अंतर है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यस इसको मैं थोड़ा और इस तरीके से कर देता हूँ, स्मॉल v की टर्म में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो लिक्विड इस वाले एरिया से इन कर रहा है और इन दोनों से आउट कर रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है ये 3A है, ये एरिया 2A है और ये एरिया 1.5A है बच्चों, ठीक है जी। वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे वेलोसिटी V2 की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड है। बच्चों हमें यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है जिसका एरिया 1.5 ए है, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए कीजिए बच्चों, क्या होगी वेलोसिटी बताइएगा। हमें पता है वेलोसिटी या मास इन विल बी इक्वल्स टू मास आउट। टोटल मास जितना इन हो रहा है उतना ही मास आउट भी होगा। बताइए v की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 10 मीटर पर सेकेंड। 10। वेरी गुड बेटा। हाँ बच्चों, चलिए तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से फ्लूइड इन कर रहा है और इन दोनों एरियाज से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में लगा देता हूं, सो इट विल बी 3A इंटू 6 विल बी इक्वल्स टू 2A इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू V, ये हो जाएगा 18A विल बी इक्वल्स टू 3A प्लस 1.5V 5AV 1.5AV, so it will be 15A will be equals to 1.5 AV और V की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है बच्चों। यस सर। यस बच्चों, अब जो ये क्वांटिटी आ रही है A इंटू वी, जो क्वांटिटी आ रही है हमारी एरिया इंटू वेलोसिटी AV, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसके लिए जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इस क्वांटिटी A इंटू वी को हम बोलेंगे वॉल्यूम फ्लक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, क्वांटिटी को बोलेंगे वॉल्यूम फ्लक्स या फिर रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो या फिर इसे करेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे इस क्वांटिटी A इंटू वी को,
वॉल्यूम फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो। बच्चों अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम फ्लक्स या रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लो रेट की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए जो यूनिट होगी, हाँ बताइए बेटा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यस और नो? मीटर क्यूब पर सेकेंड इसके लिए हमारे पास यूनिट हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा ये जो यूनिट हमें मिल सकती है ये लीटर पर सेकेंड में भी मिल जाएगी बच्चों, लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये थी हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, Yes, जहां sir. पे हमने देखा वॉल्यूम फ्लक्स रेट जो है या रेट ऑफ फ्लो है किसी भी पाइप के लिए, किसी भी ट्यूब के लिए, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, हमने जो बेसिक कंडीशन मानी यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन में, पहली कि जो फ्लूइड है हमारा वो स्टडी फ्लो में है, और दूसरा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बर्नौली थ्योरम की। बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन भी इसे बोलते हैं। बर्नौलीज थ्योरम। बच्चों जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देखा इट इज अ कंसिक्वेंस ऑफ या इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारी जो बर्नौली थ्योरम होती है ये होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इट इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस। सो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करें जो बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल है बच्चों, ये हमारे आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा बच्चों? आइडियल फ्लूइड वो होता है जो सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल हो। आइडियल फ्लूइड के लिए प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। चलिए, सेम प्रॉपर्टी हमने जब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी तब भी यूज ली थी कि जो फ्लूइड है हमारा वो इनकम्प्रेसिबल है। सो द फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। फर्दर, फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस। बच्चों अब ये विस्कस, विस्कोसिटी एक टर्म है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे टर्म लिख लेते हैं कि जो फ्लूइड होना चाहिए ये नॉन विस्कस होना चाहिए। उसके अलावा जो फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो, ये हमारा स्टडी फ्लो होना चाहिए। ये बेसिक सी कंडीशन है आइडियल फ्लूइड के लिए, और आइडियल फ्लूइड के लिए ही हम बर्नौली थ्योरम को स्टडी करते हैं। तो स्टडी फ्लो होना चाहिए फ्लूइड का। और एक और टर्म आती है द फ्लूइड इज इररोटेशनल। फ्लूइड इज इररोटेशनल। कभी कभार हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाता है आइडियल, उसके लिए कि आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टडी फ्लो एंड इररोटेशनल फ्लो ही हमारा क्या देगा बच्चों? आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। या फिर एक तरीके से लिमिटेशंस मान लीजिए कि बर्नौली थ्योरम्स के लिए क्या लिमिटेशंस है, ये सारी लिमिटेशंस बर्नौली थ्योरम के लिए हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, Yes, sir. यस। चलिए, तो क्या कहती है बच्चों बर्नौली थ्योरम? उससे पहले हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। पहली चीज है हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कुछ टर्म्स सीख लेते हैं बच्चों। द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए मान लीजिए बच्चों एक लिक्विड है जिसका मास m और वॉल्यूम v है। कोई लिक्विड है जिसका मास m और वॉल्यूम कैपिटल V है और वो किसी v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। फॉर अ लिक्विड ऑफ मास स्मॉल m, वॉल्यूम कैपिटल V, flowing with velocity स्मॉल v। ठीक है, तो इस फ्लूइड के लिए बच्चों, इस लिक्विड के लिए जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, विल इट बी हाफ स्मॉल m स्मॉल v का स्क्वायर, यही हो जाएगी बच्चों। इस लिक्विड के लिए जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हाफ Yes, mv sir. स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। चलिए फर्दर अगर हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, देखिएगा, हाफ m v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी रो है, अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है तो विल इट बी रो कैपिटल V स्मॉल v का स्क्वायर अपॉन V। और क्या ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू हाफ रो v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसी भी लिक्विड जिसका मास m है, v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है और अगर उसकी डेंसिटी रो है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ रो v स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो किसी पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी से जिसकी डेंसिटी रो है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हो जाएगी हाफ रो v स्क्वायर। चलिए उसके लिए अगर बच्चों मान लीजिए हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है पाइप से उसके पास कुछ काइनेटिक होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा पीई अपॉन वॉल्यूम। बच्चों मान लीजिए कोई m मास किसी h हाइट पे है, m मास किसी h हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगी। कोई m मास हॉरिजॉन्टल लेवल से h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगी। यस और नो बच्चों, डिवाइडेड बाय v। m की अगेन वैल्यू में क्या लिख दूं, रो कैपिटल V gh अपॉन v। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा रो जी एच के बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे मैं एक और एनर्जी एड ऑन कर देता हूँ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मान लीजिए किसी पाइप में कोई पी प्रेशर है, किसी पाइप में लिक्विड का पी प्रेशर है, उस लिक्विड प्रेशर पी की वजह से मान लीजिए एक पाइप में बना देता हूं। ठीक है बच्चों, ये एक पाइप है, इस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है जी। और इस पाइप से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, किसी इंस्टेंट पे जो प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर, वो P है। तो बच्चों जो फोर्स होगा लिक्विड पे, क्या वो फोर्स P इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P है और वो जो फोर्स होगा वो P इंटू ए के बराबर फोर्स हो जाएगा। और मान लीजिए इस फोर्स की वजह से ये जो लिक्विड है, इस फोर्स की वजह से ये जो लिक्विड है, ये किसी डेल्टा एल लेंथ या किसी लेंथ एल से मूव करता है।
ये किसी एल लेंथ से मूव करता है तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, द वर्क डन बाई फोर्स विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू एल, या फिर ये हो जाएगा पी ए इंटू एल के बराबर बच्चों। यस और नो? Yes, sir. और ए इंटू एल क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा लिक्विड का, ये यस सर। A into L is volume, so it will be P into V के बराबर बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्क इक्वल्स टू P into V एंड वर्क विल बी इक्वल्स टू, या वर्क अपॉन वॉल्यूम, अगर इस वॉल्यूम को मैं यहाँ पे ले आऊं तो वर्क अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू P। यस और नो? Yes, sir. यस, यस सर। वर्क अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू पी, और ये पी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, दिस पी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसके बराबर हो जाएगा ये, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमने तीन टाइप की एनर्जीज के लिए बात कर ली। पहली एनर्जी है हमारी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी प्रेशर एनर्जी। और किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी फ्लो में, किसी भी इंस्टेंट पे बात करूं तो उसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसकी कुछ न कुछ प्रेशर एनर्जी होगी बच्चों। तो इन तीनों एनर्जीज का जो सम होगा, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों एनर्जीज का जो सम होगा किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी फ्लो में, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होने वाला है। समझ में आई बात? यस सर। यस। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, according to Bernoulli's theorem, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर P या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यही हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा बर्नौली थ्योरम के लिए। चलिए मान लीजिए ये एक फ्लो है, किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है यहां से कुछ इस तरीके से, ये लिक्विड यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है इस ट्यूब से। ठीक है, रेफरेंस लेवल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, ये रेफरेंस लेवल है, यहाँ पे एरिया A1, वेलोसिटी V1 है, और जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो H1 है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और यहाँ पे प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर P1 है। ये दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, एरिया A2, वेलोसिटी V2, डेंसिटी रो, हाइट H2, और इस पॉइंट पे जो लिक्विड का प्रेशर है वो P2 ले लेता हूं। तो बच्चों क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। कंटिन्यूटी सॉरी, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि तीनों टाइप की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है किन्हीं भी पॉइंट्स पे वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट बच्चों, इसी के अंदर हम इसको फर्दर थोड़ा और पढ़े हैं तो देखो क्या मिल जाएगा हमें। अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन जो हमें यहाँ पे दे रखी है इसको रो से डिवाइड कर दूं, ये जो इक्वेशन है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर हम इसे P से सॉरी रो से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा हमें, P अपॉन रो प्लस P स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच।
ठीक है बच्चों, यही मिलेगा P अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर बाय 2 प्लस GH। अगर गिवन इक्वेशन को when given equation is divided by रो, तो ये हमें मिल जाएगा P अपॉन रो वी स्क्वायर बाय 2 GH। और ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगी इक्वेशन। देखो ऊपर वाली इक्वेशन किसके लिए थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ये जो इक्वेशन हो जाएगी, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास। तो किसी भी पॉइंट पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिया जाए या एनर्जी पर यूनिट मास लिया जाए, ये भी कांस्टेंट रहेगा। चलिए, गिवन इक्वेशन को अगर मैं जी से भी डिवाइड कर दूं, गिवन इक्वेशन को मैं जी से भी डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी द energy per unit weight, this will be the energy per unit weight। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट मास या एनर्जी पर यूनिट वेट किसी भी फ्लूइड फ्लो में किसी भी पॉइंट पे लिया जाए तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, यस सर। यस। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बर्नौली इक्वेशन के ऊपर। चलिए, water flows from a tap, water from a tap emerge, water from a tap emerge, water from a tap emerge vertically downward, emerge vertically downward, water from a tap emerge vertically downward with an initial speed of 3 meter per second, with an initial speed of with an initial speed of 3 meter per second. The cross section area of tap, the cross sectional area, the cross sectional area of tap is 2 meter square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water. Stream of water, and that the flow is steady and flow is steady. Find the cross-sectional area of stream. Find the cross-sectional area of stream and the cross-sectional area of stream 80 meter below the tap, 80 centimeter below the tap.
चलिए बच्चों, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये एक वाटर टैप है और वाटर टैप से पानी निकल रहा है। यहाँ नलका है, नलके से पानी निकल रहा है। नल का जो एरिया है वो एरिया हमें दिया हुआ है इनिशियली कितना, 2 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से जो पानी है वो V इक्वल्स टू कितना, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इजेक्ट हो रहा है। यहाँ से पानी इस स्पीड से इजेक्ट हो रहा है। बच्चों जब ये पानी यहाँ से इजेक्ट होगा, ग्रेविटी के इफेक्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस, ग्रेविटी के इफेक्ट में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1, एरिया a1 ले लिया जाए, तो यहाँ पे एरिया a2 और वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो फ्लो है वो हमारा स्ट्रीम लाइन है, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। वी नीड टू फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया 80 सेंटीमीटर बिलो। मतलब जब ये 80 सेंटीमीटर वर्टिकली नीचे आ जाएगा, तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो जब ये इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है और 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो फाइनली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगी। देखो, क्या v2 के लिए मैं लिख सकता हूँ v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। यस, तो बच्चों v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू है बच्चों 80 डिवाइडेड बाय 100। सो v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25, और v2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2। बच्चों, हमें a2 फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। तो सो a1 v1 विल बी इक्वल्स टू a2 v2, एंड a2 विल बी इक्वल्स टू a1 v1 अपॉन v2। a1 की वैल्यू है बच्चों 2, v1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय v2, सो इट इज 6/5, 1.2 मीटर स्क्वायर। यस और नो बच्चों? यस सर। यस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एरिया हमारा क्या हुआ है, श्रिंक हुआ है बढ़ने की बजाय। यस और नो बच्चों? एरिया यहाँ पे श्रिंक हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यस सर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ वाटर पाइप टेप व्हेन इट इज ओपन एंड क्लोज्ड आर 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन एंड 2.5 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब ओपन था और क्लोज था, दोनों कंडीशंस के लिए हमें पानी का प्रेशर मिल गया है। वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ओपन टेप। क्वेश्चंस को नोट डाउन करवा देता हूं बच्चों में पहले। The pressure of water in a water pipe, the pressure of water in a water pipe, water pipe when tap is opened, when tap is opened and closed, opened and closed are 2 into 10 raised to power 5 Newton per meter square and 2.5 into 10 raised to power 5 Newton per meter square respectively. Find the velocity of water flowing
from open tape. Find the velocity of water flowing through open tape. तो बच्चों क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि जब टेप ओपन है तो प्रेशर आ रहा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और जब टेप क्लोज्ड है तो प्रेशर हमें मिल रहा है 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं हमारे पास P1 कंटिन्यूटी सॉरी बर्नौली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन बच्चों we can write P1 plus half rho V square plus rho GH will be equals to P2 plus half rho V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। बच्चों मान लीजिए पाइप जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो उसके लिए H की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, हाँ या ना? Yes, sir. यस, तो यहाँ से रो GH से रो GH में कैंसिल आउट कर देता हूं। चलिए पहले मैं बात कर लेता हूं ओपन पाइप के लिए, ओपन टेप के लिए। तो ओपन टेप के केस में अगर वेलोसिटी V1 है फॉर ओपन टेप, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? V1 हो जाएगी। और क्लोज्ड टेप के लिए अगर हम बात करें तो क्लोज्ड टेप में से लिक्विड तो फ्लो हो ही नहीं रहा बच्चों, तो लिक्विड क्लोज टेप के केस में क्या V2 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब टेप ओपन है तो उससे पानी फ्लो हो रहा होगा और किसी V1 वेलोसिटी से हो रहा है जो हमें कैलकुलेट करना है। जब टेप क्लोज है तो फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लूइड फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ओपन टेप के केस में बच्चों प्रेशर कितना था? ओपन टेप के केस में प्रेशर था 2 × 10⁵। सो 2 × 10⁵ प्लस यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो V1 थी, डेट मीन्स 1/2 10⁻³ इंटू V1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बच्चों P2 की वैल्यू क्लोज्ड टेप के लिए प्रेशर कितना था? क्लोज्ड टेप के लिए प्रेशर था 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें V2 की वैल्यू 0 है तो हाफ रो V2 का स्क्वायर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बच्चों V1 की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ V1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2.5 - 5 × 10⁻⁵ और ये हो जाएगा बच्चों 1/2 × 10⁻⁵। लेफ्ट में है हमारे पास 1/2 10⁻³ V1 का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100 एंड V1 विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जब टेप को ओपन किया जाएगा तो जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों बात? So it will be 2.5 minus 2. 2.5 माइनस 2. बेटा, अच्छा 2.5 माइनस 2, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 0.5, 0.5 को 1.2 लिख सकते हैं हम, है ना? Yes, ओवरऑल sir. आंसर जी करेक्ट ना? चलिए Yes, ठीक है sir. बेटा। ठीक है बच्चों, कल हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बर्नौली थ्योरम और कंटिन्यूटी इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि ये चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, Yes, sir. चलिए Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।